नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आईडीबीआई बैंक के बारे में। बहुत दिन से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इस कंपनी के ऊपर एक बिग अपॉर्च्युनिटी पाने का। फाइनली वो मुझे अपॉर्च्युनिटी देखने को मिला, जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करूँगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको वो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि कंपनी के रिज़ल्ट आ चुके हैं और रिज़ल्ट बहुत शानदार रिज़ल्ट हुआ है। और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेशन था इस कंपनी के ऊपर कि किस तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेज़ेंट करेंगे, उस एक्सपेक्टेशन पूरा का पूरा मतलब पॉजिटिवली देखने को मिला। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। सबसे पहले कंपनी के परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले आपको चार्ट में एक बार लेके जाऊँगा। अगर मैं चार्ट को आपके सामने ओपन करूँ तो देखिए कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली मैसिव जंप 2022 के बाद देखने को मिला, क्योंकि 2022 में जो लो था उससे अगर मैं टॉप तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 200% का जंप दिखाया सिर्फ 2 साल के अंदर-अंदर। और वहाँ से जो फॉलिंग देखने को मिला, वो कितना फॉल हुआ? तो टॉप लेवल से अगर मैं करेक्शन लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 36% का करेक्शन हुआ। और देखिए इस तरीके से करेक्शन पहले भी हुआ था। अगर मैं पहले भी देखूँ तो ऑलमोस्ट करेक्शन हुआ था 50% के आसपास। तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी कंपनी है, तो उसके बाद भी इस कंपनी के ऊपर अपॉर्च्युनिटी बहुत बार मिलता है। जैसे मुझे जो अपॉर्च्युनिटी देखने को मिला वो मैं आपके साथ शेयर तो करूँगा। उससे पहले एक चीज़ों को आपको समझना होगा कि किसी भी कंपनीज़ के ऊपर इस तरीके से रिबाउंड्स तब होता हुआ देखने को मिलता है जब कंपनी का रिज़ल्ट अच्छा हो। तो कंपनी का फाइनली जो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट है वो आ चुके हैं और रिज़ल्ट बहुत शानदार हुआ। ये बहुत शानदार हुआ इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाकी बैंक्स का जो हालत है, उसके हिसाब से कंपनी ने अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस किया। तो चलो सबसे पहले कंपनी का परफ़ॉर्मेंस देख लेते हैं। देखिए कंपनी के अगर मैं क्वार्टरली रिज़ल्ट के बारे में बात करूँ, जो पिछले सालों में 6500 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था, इस बार वो बढ़ के हो चुके 7800 करोड़। सीधा-सीधा कहूँ कि लास्ट 4 इयर्स का जो डेटा है, वो डेटा बता रहा है कि कंपनी इस बार हाईएस्टली सेल्स किया। अगर मैं लास्ट 4 क्वार्टर्स के भी बारे में बात करूँ, तो वहाँ से भी कंपनी का हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट हुआ। एक्सपेंस, इंटरेस्ट सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, मतलब नेट प्रॉफिट जो देखने को मिला, वो भी हाईएस्ट है। 1500 से लेकर 1950 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। जो पिछले क्वार्टर्स में 1800 करोड़, पिछले लास्ट 4 क्वार्टर्स में कंपनी 16 टू 1800 करोड़ का प्रॉफिट किया था। जो उस एस्टीमेट को बीट करके कंपनी 1900 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो हमेशा मैं आपको यही बताते क्या आया हूँ कि किसी भी कंपनी किसी भी क्वार्टर स्टार्टिंग होने से पहले के एस्टीमेट कर लेते हैं। और एस्टीमेट इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसका टारगेट फिल अप करने के लिए वो एस्टीमेट करना ही पड़ता है। अगर वो एस्टीमेट ना करे तो वो कभी भी टारगेट को फिल अप नहीं कर पाएंगे। जैसे मान के चलिए कंपनी बता रहा था कि इस बार मुझे 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और मुझे नेक्स्ट क्वार्टर में 120 करोड़ का प्रॉफिट करना है। उसके लिए मुझे रेवेन्यू बढ़ाना है, कितना रेवेन्यू बढ़ाना है वो भी कैलकुलेट किया जाएगा, कितना काम करना है, कौन-सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, कौन-सा नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सब कुछ वो न्यू क्वार्टर्स के लिए वो एस्टिमेट करेंगे। अगर सोचिए 100 से अगर 120 करोड़ तक गए कि 120 से ज़्यादा हुआ, तो जो एस्टिमेट है उसको वो बीट कर पाएँगे। अगर मान के चलिए 100 करोड़ का पिछली बार प्रॉफिट हुआ था, इस बार 120 करोड़ का टारगेट रखे थे और 110 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे एस्टीमेट जो रखा था, वो एस्टीमेट थोड़ा-सा मिसिंग हो चुके हैं। अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार अगर 90 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो सोचिए एस्टीमेट मिसिंग हो चुके हैं। और इस एस्टीमेट मिसिंग के कारण कंपनी के ऊपर बिग प्रेशराइज़ हो सकते हैं। और मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट क्या लगा आप जानते हैं? इस क्वार्टर में सिर्फ रिजल्ट के ऊपर मैं फोकस नहीं रहा। इस कंपनी के ऊपर इस बार कंपनी का जो डेटा मुझे देखने को मिला, उसके ऊपर मैं फोकस था। जैसे देखिए कंपनी के ऊपर प्रोविज़न, जो प्रोविज़न कई हद तक कम हो चुके हैं। पिछली बार था 555 करोड़ और पिछले साल में था 319 करोड़ और इस बार कितना बना 165 करोड़। तो सीधा-सीधा कहूँ, कंपनी बेस्ट तरीके से कंपनी प्रॉफिट को यहाँ पे जर्नी किया, सॉरी, प्रोविज़न को मेंटेन किया। जितना प्रोविज़न कम होगा, उतना ही कंपनी के लिए ग्रोथ होगा। पिछले सालों की तुलना से 50% कम हो गया, पिछले क्वार्टर की तुलना से ऑलमोस्ट डेढ़ गुना कम हो गया। मतलब कंपनी के जो प्रोविज़न है, वो मेरे हिसाब से बेस्ट प्रोविज़न देखने को मिला। शायद इसीलिए कंपनी का जो एनपीए है, वो भी कंपनी कई हद तक कंट्रोल में रखे है। जैसे देखिए नेट एनपीए के बारे में बात करूँ, तो पिछले सालों में था 34.34%, पिछले क्वार्टर्स में था 0.20%, इस बार 0.18%। मतलब बड़े-बड़े दिग्गज बैंक को भी पीछे छोड़कर आगे चल चुके हैं। मैंने पिछले दिनों में एक्सिस बैंक के ऊपर वीडियो बना था, उसका नेट एनपीए का परसेंटेज था 0.34% और इसका देखिए 0.18%, मतलब सीधा-सीधा कहूँ कंपनी के ऊपर बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला।
और यही परफॉर्मेंस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। अभी देखिए कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे भी वैल्यूएशन सस्ता दिखा। इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो कंपनी के पी रेशियो सेम टू सेम है और कंपनी के आरओसी, आरओई में थोड़ा-सा यहाँ पे वीकनेस अभी भी है। कोई बात नहीं, आरओई फिर भी स्ट्रॉन्ग होने का कोशिश कर रहा है। अगर मैं कंपनी के साल भर की डेटा देखूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस में इस बार कंपनी हाईएस्टली सेल्स किया और प्रॉफिट में थोड़ा-सा प्रॉफिट का मतलब लास्ट 3 ईयर्स में जितना प्रॉफिट हुआ था, उससे थोड़ा-सा कम हुआ। इसके लिए मैं कंपनी को बेकार नहीं कहूँगा, क्योंकि 35% प्रॉफिट भी कोई छोटा-मोटा प्रॉफिट है नहीं और कंपनी 1 साल में जो रिटर्न नेगेटिव रिटर्न दिया, इसी का फ़ायदा हमको उठाना है। तो मैं इसी का फ़ायदा उठाऊँगा, किस तरीके से फ़ायदा उठाऊँगा वो मैं आपको डिटेल्स में समझाऊँगा टेक्निकली। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और हाँ, फॉलो मुझे ज़रूर करिए और प्लीज़ एक प्यारा-सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक का बेसब्री से मुझे इंतज़ार होता है। क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी अब मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इस तरीके से कंटेंट आप पाना चाहते हैं। और हाँ, आप किस कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, ज़रूर मुझे उसके नाम मतलब कमेंट में लिख सकते हैं। उसके ऊपर मैं डिटेल एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करूँगा। तो बैलेंस शीट को अगर देखा जाए तो कंपनी इस बार हाईएस्टली लोन लिया, मतलब खुद अच्छा खासा लोन लिया, जिसके कारण कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। देखिए, बैंक के लिए लोन लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि बैंक लोन खुद नहीं लेंगे तो वो पीछे रह जाएँगे। तो इसलिए लोन लेना बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़रूरी है। मुझे सिर्फ़ एक चीज़ जानना है इस बैंक के ऊपर, वो डेटा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। वो है, जैसे देखिए आईडीबीआई बैंक कासा रेशियो आप खुद ही जाकर देख सकते हैं, ऑनलाइन में जाकर देख सकते हैं कासा रेशियो कितना है। तो आईडीबीआई बैंक का जो कासा रेशियो है, वो करंटली अगर मैं 2025 के हिसाब से देखूँ, सॉरी 2025 के हिसाब से देखूँ तो कासा रेशियो कितना दिख रहा है? चलो एक बार मैं आपको दिखा दूँ, 46%। ये तगड़ा परफॉर्मेंस है, क्योंकि एवरेज अगर मैं सारे प्राइवेट बैंक का कासा रेशियो देखूँ तो वो 40 टू 50% के आसपास ही देखने को मिला। तो मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ कि प्राइवेट बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक कासा रेशियो 2025 की एवरेज कितना निकल कर आ रहा है कि करीबन-करीबन 40%। तो उसको बीट करके भी कंपनी आगे बढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली कंपनी के पिछले सॉरी 46 था, अभी 39 के आसपास हो चुके हैं, मतलब कासा रेशियो कम हुआ है। उस जगह पे आईडीबीआई बैंक खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया। तो देखिए इतना शानदार जो कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? तो मैं तो नहीं डरूँगा, आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करना। कंपनी इस बार भी हाईएस्टली इन्वेस्टमेंट किया जो पिछले सालों की तुलना से बहुत बढ़िया है और इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। तो आप कहेंगे सर इन्वेस्टर कहाँ पे है? सारे के सारे माल तो प्रोमोटर के पास है। हाँ, सारे के सारे माल प्रोमोटर के पास है और इसका प्रोमोटर कौन है? सरकार है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इसका प्रोमोटर है, आप खुद ही देख सकते हैं। अगर प्रोमोटर में जाऊँ तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास 49% होल्डिंग है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 45% होल्डिंग है। तो पूरा का पूरा माल सरकार उठा के रखे है, तो बाकी किसी को चांस मिलेगा कहाँ से? तो इसलिए एफएसडीएस पब्लिक के पास होल्डिंग्स नहीं है, ना के बराबर है। क्योंकि जब तक प्रोमोटर माल नहीं बेचेंगे तो ये लोग माल खरीदारी नहीं करेंगे। तो अभी चलो इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले। तो अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूँ तो मैं 52 वीक के हाई लो स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से काम करता हूँ। तो मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिला इस जगह पे। यहाँ पे 52 वीक का लो को टच किया, तो आप कहेंगे सर ये स्ट्रैटेजीज़ कहाँ पे मिलेगा? तो मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। आपको इंडिकेटर में जाना है, ट्रेडिंग व्यू में और आपको लिखना है 52 वीक का हाई लो। तो ये स्ट्रैटेजीज़ आपको मिल जाएगा। ये जो स्ट्रैटेजीज़ है, इस स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो अप कर लेना, मतलब इस स्ट्रैटेजीज़ को स्टडी करना। तो देखिए, कंपनी के ऊपर करेक्शन होने के बाद इस 52 हाई लो को टच किया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव डिसीजन बना और जब इस कैंडल ऊपर जाकर इस 52 हाई को टच करेंगे, तब मेरा पोजीशन क्लोजिंग होगा। तो सीधा-सीधा कहूँ कि स्ट्रैटेजीज़ में दम कितना है, जो मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा सकता हूँ। चलो एक बार मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे देखिए 52 का लो को टच कहाँ पे किया? इस जगह पे। तो इस जगह से अगर मैं टोटल फिगर आउट को देखूँ, जहाँ तक इसका टॉप हुआ, मतलब 52 हाई को टच किया, तो कितना? करीबन 200 दिनों में 53% का जर्नी दिखाया। तो ये बहुत बढ़िया जर्नी था और उसी तरीके से मैं अगर प्रीवियस जर्नी को देखूँ, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरीके से। देखिए, सबसे पहले आपको बैक में ये देखना है कि फर्स्ट मतलब टेकिंग पोजीशन कहाँ पे था। देखिए, कोविड के टाइम में बहुत बड़ा फॉल हुआ था, तो कोई बात नहीं, उससे पहले भी देखिए किस तरीके से वो रिप्रेजेंट किया। मैं कोविड को अगर छोड़ भी दूँ, तो यहाँ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट हुआ। तो यहाँ पे पोजीशन क्रिएट हुआ और यहाँ पे इसका टारगेट बने। तो 35% का गेन मिला 280 डेज़ में। तो कोविड के टाइम में अगर मैं चलो उसको पकड़ के देखता हूँ तो यहाँ पे बिग फॉल हुआ। तो यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम पीरियड ज़्यादा लगा और वहाँ पे
खास रिटर्न कंपनी नहीं दे पाए। उसी तरीके से अगर मैं सिचुएशन को यहाँ पे भी देखूँ, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, सिचुएशन यहाँ पे पॉजिटिवली एंटी हुआ और यहाँ पे हाई किया। तो 130 डेज़ में 46% का गेन दिखा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ, तो यहाँ पे भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला। जो जर्नी बेसिकली स्टार्टिंग होता है यहाँ से, तो यहाँ से अगर स्टार्टिंग जर्नी देखूँ, तो यहाँ पे कंपनी का जो पोजीशन क्रिएट हुआ, वो सिर्फ 40% का ग्रोथ हुआ। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से कंपनी के ऊपर हमेशा मैं 30% करेक्शन को इंतजार करता हूँ। तो 30% करेक्शन जहाँ पे हुआ, वहाँ से मैं और एक पोजीशन क्रिएट किया। तो मैं दो तरीके से पोजीशन को क्रिएट करता हूँ। पहला 52 वीक का लो को, और लो से अगर 30% करेक्शन हो, तो और एक मैं स्ट्रेटजीज को यूज़ करता हूँ। तो पहला जो स्ट्रेटजीज बने, टोटल अगर मैं 2 बार एंट्री लिया हूँ इस टाइम ऑफ पीरियड में, तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। मान के चलिए पहली बार 14% का ग्रोथ मिला और सेकंड बार 68% का ग्रोथ मिला। तो दोनों को अगर डिवाइड करूँ तो 41% का टोटल मुझे यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिले। अब और टाइम पीरियड देखूँ, तो 432 डेज प्लस 275 डेज, तो दोनों को मिलाकर 700 डेज हुआ। इसको अगर मैं एवरेज के हिसाब से देखूँ, तो 350 डेज, इसका मतलब एक साल में 40% का गेन दे चुके हैं सिर्फ इसी टाइम ऑफ पीरियड में। तो यही होते हैं पावर। तो इस पावर को आपको अगर जानना है, सीखना है, और इस पावर के हिसाब से अगर आपको काम करना है, तो एक बार बैक टेस्टिंग करके सारी चीज़ों को समझ कर काम करिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी 100% डेटा तो है नहीं, 100% काम बनेगा ऐसे है नहीं। तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके स्टडी के हिसाब से काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।